अब सलाह होती है, सलाह माननी जरूरी थोड़ी होती है। मैं आपको सलाह दूं, मानो तो मानो, नहीं मानो तो आप मेरे को सलाह दो, मैं मानूं तो मानूं, नहीं मानूं तो नहीं। तो इस सलाहकारी समिति की सलाह भी भारत सचिव के लिए बाध्यकारी। वो बता देते भारत सचिव, कहते हाँ भाई देख लेंगे होगा। वो ना अपने पॉलिटी में एक आर्टिकल है ना 143, है ना 143 आर्टिकल, कि भाई राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है ना। तो इसमें है कि भाई राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, तो अब सुप्रीम कोर्ट पर है, सलाह दे तो दे, नहीं दे तो नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी, अब राष्ट्रपति पे है, सलाह माने तो माने, नहीं माने तो तुम लेते देते ही क्यों। तो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, आप कभी देखना, वो पॉलिटी की जो एनसीईआरटी, 11th या 12th की मैं भूल गया, जो भारत का संविधान नाम से एनसीईआरटी है, तो उसमें है ना हर चैप्टर में साइड में कार्टून्स बनाए हुए, चुन्नू मुन्नू नाम से, है ना। तो चुन्नू मुन्नू से कि आर्टिकल अनुच्छेद 143 में क्या होता है, तो मुन्नू कि आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना या ना देना बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति के लिए भी सलाह को मानना या नहीं मानना बाध्यकारी नहीं। तो मुन्नू, तो फिर ये सलाह लेने देने का काम ही क्यों करते हैं। भाई मैं आपको कहूं यार ये सलाह दो, लेकिन आपको नहीं दे रहा, फिर मैं मांगी क्यों रहा हूं आपसे। और मैंने आपसे कहा कि सलाह दो और आपने सलाह दी, मैंने कहा नहीं मान रहा, तो फिर आपने दी क्यों मुझे। तो वो क्यों वो बात है कि भारत सचिव की सहायता के लिए एक सलाहकारी समिति होगी, लेकिन उसकी सलाह मानना भारत सचिव के लिए बाध्यकारी। 1909 में सुधार किए थे, तब कहा था 10 साल बाद सुधार करेंगे। 1919 में किया, तब कहा 10 साल बाद सुधार करेंगे। तो 1929 उसके लिए साइमन कमीशन बनाया गया था, और 1929 में नहीं हो पाया सुधार, कब हुए 1935 के बीच में गोलमेज सम्मेलन रिया आ गए थे। अब साइमन कमीशन क्या कहता है, ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर क्या बनाया जाना चाहिए, अखिल भारतीय संघ। साइमन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर एक्ट आया, एक्ट भी कहता है कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर क्या बनाया जाए, अखिल भारतीय संघ। ब्रिटिश प्रांत और देश, ब्रिटिश प्रांत का मतलब है वो जगह जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट राज था, जैसे बंगाल, पंजाब, मद्रास। देशी रियासतें मतलब अपने राजस्थान वाले, अपने पे अंग्रेजों का डायरेक्ट राज नहीं था, अपने पे राजा महाराजाओं का था। किसका था, पर राजा महाराजाओं के अंग्रेजों के साथ में क्या थी, संधिया। अब अंग्रेजों का नाम था, अलग अलग नहीं छोड़ेंगे, एक करेंगे। राजाओं वाला भारत और अंग्रेजों वाले भारत को मिलाएंगे और मिला के एक बना देंगे संघ। क्या बना देंगे, एक फेडरेशन बनाएंगे, एक संघ बनाया जाएगा। पर ब्रिटिश प्रांत तो संघ में पूरा शामिल होगा, क्योंकि ये संघ बनाना कौन चाह रहे हैं, अंग्रेज। तो अंग्रेजों वाला भारत तो पूरा ही शामिल होगा, पर राजाओं पे दबाव नहीं है भाई, चाहो तो शामिल हो जाना, चाहो तो शामिल मत होना। तो कैसे बनेगा फिर संघ, यदि चाहो तो शामिल होना, चाहो तो शामिल मत होना। मतलब भारत में राजा थे लगभग 550, कितने थे, 552 के आसपास राजा थे आपने। अब 550 राजा, 550 राजा, 550 राजा में से और कोई कह दे कि भाई 100 शामिल हो गए, तो अब संघ बनेगा कि नहीं बनेगा। या मान लो 450 शामिल हो गए, 100 शामिल नहीं हुए, तो संघ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इन्होंने कहा कि सीधी सी बात है, जितने राजाओं का भारत है उसकी जनसंख्या देख लो, 50% जनसंख्या यदि आ गई तो बना देंगे। कितनी परसेंट जनसंख्या आ गई, 50% जनसंख्या वाले इलाके आ गए तो बना देंगे, और 50% वाले भी नहीं आए तो बनाएंगे नहीं। पर भाई साहब 50% वाले भी नहीं आए, जब राजाओं ने कहा गया चाहो तो मिल जाओ और चाहो तो मत मिलो, तो राजाओं ने कहा नहीं चाह रहे भाई, अगले का अलग देश है। कि आप ये देखो कि जयपुर एक देश था, है ना, जयपुर एक देश है, जयपुर का अलग झंडा, जयपुर के अलग सिक्के, जयपुर की अलग सेना, जयपुर की संधि इंग्लैंड के साथ, जयपुर की संधि। अब जयपुर कहा जाए तू भारत में शामिल हो जा, तो मतलब जयपुर का झंडा अलग नहीं होगा, जयपुर की सेना अलग नहीं होगी, जयपुर का राजा अलग नहीं होगा, जयपुर का खजाना अलग नहीं होगा। जयपुर किसमें मिल गया, भारत। अब जयपुर अलग से इंग्लैंड से संधि, उसने क्यों, मैं अलग देश हूं अपने आप के अंदर। और अपने तो ये राजस्थान वाले देख लो अपने, भाई राजस्थान वाले जो अपने थे ना, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, ये यूरोप के देश जीतो तो है। यूरोप वाले देश इतने, आप उनको देखो ना, सर्बियान, हर्जेगोविनान, बोस्नियान, इतनी दूर में चेंज हो जाते हैं यार। इससे अपने वाले बड़े थे, अपना जो जैसलमेर ये स्टेट थे तो इंग्लैंड के बराबर थे, उनके देशों के बराबर तो पड़े थे। तो इन्होंने कहा भाई हम क्यों शामिल हो, हम किसी में भी शामिल है। अभी मुझे याद है एक बार एक क्वेश्चन था कि भाई आज भी अपने संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती। लेकिन अब अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास। किसके पास है, और तब किसके पास थी, गवर्नर। तो एक क्वेश्चन आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1935 के अधिनियम में और वर्तमान संविधान में शक्तियों के विभाजन को लेकर क्या अंतर था। तो 1935 के अधिनियम में शक्तियों के विभाजन में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल। वर्तमान संविधान में किसको दी गई। अच्छा, ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में होगी, ये कहां से लिया हमने,
ये जो व्यवस्था है ये हमने कहां से ली कि केंद्र पावरफुल होगा, केंद्र के पास में शक्तियां होगी? कनाडा से। कहां से लिया हमने? कनाडा से लिया। अच्छा, समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? समवर्ती सूची कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिए? अच्छा, आप कहते हो कि हमने 1935 के अधिनियम का 2/3 जो है वो संविधान के अंदर है। भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा कहां से लिया गया? 1935 का अधिनियम। तो 1935 के अधिनियम के कितने प्रावधान? लगभग 250। कितने? भारतीय संविधान टोटल अनुच्छेद कितने? 395। कितने हैं? उनमें 250 कहां से लिए हुए? 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम में सूचियां कितनी है? 3। कौन कौन सी? केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती। समवर्ती सूची 1935 के अधिनियम में है, पर हम कहते हैं कि समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, फिर यहीं से ले लेते भाई। जब 260 लिए तो एक में कौन सी शर्म आ रही थी? 61 ले लेते, क्योंकि इसमें लोचा था, है ना? क्योंकि इसके अंदर जो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में चली जाती है बाद में? तो हमने कहा ये प्रावधान यहां से उठाना ही नहीं, केंद्र के पास में प्रावधान होंगे ये लेना कनाडा से। और समवर्ती सूची का पहली बार प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से था, तो हमने कहा ये अपने कहां से उठा लो? ऑस्ट्रेलिया। ये वाली 1935 के एक्ट की बात ही नहीं करनी है। आगे बात समझ में? तो क्या क्या कहा गया? 3 प्रकार की शक्तियां होगी, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? मंत्री भारतीय ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल के पास वीटो भी, और गवर्नर जनरल के पास क्या है? आजादी। अपने कई सालों से चिल्ला रहे थे बर्मा को अलग करो, बर्मा को अलग करो, अंग्रेजों का लो अलग। अच्छा, अपने ये कह सकते हैं कि सर 1932 में समझौता ही हो गया था, और पुनः समझौते में कहा था कि दलित है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन स्वीकार, और सरकार करी हम देंगे। गांधी जी ने कहा था मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गांधी जी कौन है कहने वाले? क्या गांधी जी सरकार है? क्या गांधी जी गवर्नर जनरल है? क्या वो कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं? क्या वो क्राउन के भतीजे लगते हैं? गांधी जी कौन है? गांधी जी कह रहे हैं मैं नहीं होने दूंगा, आप हो कौन? अंग्रेजों का हम देंगे। तो 35 में लिखा उन्होंने दलितों को क्या दिया जाएगा? पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। अच्छा, आज अपने कहते हैं कि भाई आज अपने सुप्रीम कोर्ट है ना, अब फेडरल कोर्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या काम करता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बेसिकली 2 काम करता है। सुप्रीम कोर्ट एक तो अपने हायर अथॉरिटी है, अपीलेट अथॉरिटी है। अंतिम अपील किसी के पास की जा सकती है, किसके पास की जा सकती है? वही है कि भाई पहले आप सेशन कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, लास्ट कौन सा? आपका सुप्रीम। यही है। या एक सुप्रीम कोर्ट एक काम और करता है, सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट, केंद्र राज्य विवाद, कि भाई पंजाब हरियाणा लड़ लिए तो कौन सुलझाए? सुप्रीम कोर्ट से। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश लड़ लिए तो कौन सुलझाए? राजस्थान मध्य प्रदेश में कोई पंगा है तो कौन सुलझाए? सुप्रीम कोर्ट। तो 2 काम करता है, ये तो सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट सुलझाता है, और एक अंतिम अपीलेट अथॉरिटी यदि कोई है, लास्ट अपीलेट अथॉरिटी कोई है, तो वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। पर तब ये अंतिम अपीलेट अथॉरिटी नहीं था, तब अंतिम अपील करनी है तब तो लंदन जाओ, प्रीवी काउंसिल। किसमें जाओ? तो इसके जिम्मे एक ही काम आया, केंद्र राज्य संबंध। आजादी के बाद में हमने फेडरल उस टाइप का नहीं बनाया जैसे अंग्रेज बना के गए थे ना। अंग्रेजों वाले फेडरल के अंदर गवर्नर जनरल और मजबूत हो रहा था, अपने वाले में मजबूत हो रहा है केंद्र। कौन मजबूत हो रहा है? केंद्र। हमने कहा नहीं, अब उसमें इसमें क्या राज्यों के पास में पावर ज्यादा थी, अपने वाले में पावर किसके पास है? केंद्र। तो हमने कहा हमारा संघ अलग प्रकार का संघ है ना, वैसा संघ नहीं है, इसलिए हमने इसको संघीय लोकसेवा आयोग की जगह कर दिया संघ लोकसेवा आयोग। क्या कर दिया? संघ को बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। पहले ये था एफपीएससी। अंग्रेज कह रहे थे कि फेडरेशन बनेगा, फेडरेशन बनेगा तो हमें फेडरल कोर्ट होगा, फेडरल बैंक होगी, और फेडरल क्या होगा? आपका पब्लिक सर्विस कमीशन। आई बात समझ में? तो फेडरल कोर्ट था ही, फेडरल बैंक जो थी उसका नाम क्या दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और इसका नाम क्या दे दिया? आपका संघीय लोक सेवा आयोग। 1919 में प्रांतों के लिए क्या कहा था? प्रांतों में क्या लागू किया जाएगा? द्वैध शासन, है ना। प्रांतों में द्वैध शासन, 2 प्रकार के मंत्री बनेंगे, एक तो मंत्री कौन से होंगे? आपके आरक्षित, और एक कौन से होंगे? हस्तांतरित। पर हम कह रहे थे नहीं भाई साहब, प्रांतों में उसकी वजह से पंगा हो गया था, द्वैध शासन, खूब सारी कमियां पड़ी थी, विषयों का विभाजन अवैज्ञानिक कर दिया गया था, आईएएस भी सपोर्ट नहीं करते, मंत्री आपस में भी सपोर्ट नहीं करते, फाइनेंस उधर दे दिया गया था, पड़ा था। तो अब कहा द्वैध शासन समाप्ति कर दिया था, तो प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त। अब द्वैध शासन का मतलब क्या था? आधे मंत्री अंग्रेज बनाएंगे, आधे मंत्री कौन बनाएगी? जनता। अब ये समाप्त कर दिया, तो अब मंत्री कौन बनाएगा? का सारे जनता। सारे मंत्री कौन बनाए? प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। क्या दे दी गई? स्वायत्तता का मतलब है प्रांत के लोग ही मंत्री बनेंगे, प्रांत के लोग ही कानून बनाएंगे, अंग्रेजों का कोई ज्यादा लेना देना। 1917 में मोंटेग्यू ने घोषणा की थी, तो मोंटेग्यू ने कहा था भारत को धीरे धीरे स्वयं शासन देंगे। कैसे? तो 1919 में उन्होंने कहा आधे मंत्री बना लो, 1935 में उन्होंने कहा तुम्हारे केंद्र में तो सारे मंत्री बना लो। धीरे धीरे वो कहेंगे पूरे केंद्र में भी, अब यहाँ का प्रांतों में सारे बना लो, केंद्र में 10 बना लो।
3 हम बनाएंगे, 10 तुम बना सकते हो। धीरे धीरे उनका 3 भी हम नहीं बनाएंगे, सारे तुम बना लो, हमारा देश आजाद हो गया। ये तो सुधारों की प्रक्रिया अपने आप के अंदर। अच्छा, अब अपने राज्यों में क्या होता है, राज्यों में होती है विधानसभा, जैसे राजस्थान में विधानसभा है, पर यदि आप कई राज्य सुनेंगे जैसे यूपी, बिहार, वहां पे विधान परिषद हो रहे, 2 हाउस है ना, प्रांतों में 2 हाउस है, बाइकैमरल सिस्टम है। ये 1935 में भी बाइकैमरल सिस्टम लागू किया गया था। तो कई प्रांतों में क्या बनाए गए, 2 सदन क्या बनाए गए। नेहरू जी ने कहा था कि 1935 का अधिनियम उस गाड़ी की तरह है जिसके अंदर इंजन नहीं है, ब्रेक ज्यादा है, इंजन नहीं है और हर चीज में ब्रेक है। आपने कह दिया अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, पर राजा आएंगे तो बढ़ाएंगे, वरना ब्रेक लगा दिया। आपने कह दिया कि भाई साहब आपके केंद्र के अंदर जो है वो 10 मंत्री इंडियन बनाए जाएंगे, लेकिन साथ में केंद्र में लागू क्या कर दिया आपने, द्वैध शासन। इसका मतलब 3 मंत्री अंग्रेजों को बनेंगे, वो कभी भी कोऑपरेट करेंगे नहीं। अच्छा, आपने कह दिया केंद्र में 2 सदन होंगे और संख्या तुम्हारी क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, पर वहां राजाओं वाले मेंबर तुमने ज्यादा बना दिए। राजाओं वाले मेंबर ज्यादा होंगे तो वो तुम्हारा फेवर करेंगे, तो कोई कानून ढंग से लागू होगा नहीं। आपने कह दिया उसके अंदर कि एक संघीय न्यायालय बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी तक भी अंतिम अपील करने के लिए कहां जाना पड़ेगा हमें, लंदन जाना पड़ेगा। तो आपने एक गाड़ी तो दी हमें, लेकिन उस गाड़ी में इंजन नहीं है, केवल क्या है, ब्रेक। इसका मतलब गाड़ी चलेगी। और बात है भाई साहब, वही नेहरू जी 1947 में संविधान बनाने के लिए बैठे, तो ये कहा, ये अधिनियम कॉपी पेस्ट किया, पर हम कहते हैं कि हमने ब्रेक हटा दिए। उसके बाद हमने इंजन को कहा इंजन दौड़, उसके बाद इंजन दौड़ रहा है हमारा, हमने ब्रेक क्या कर दिए भाई। 35 में अंग्रेजों की तो हम आलोचना कर रहे हैं कि इस अधिनियम में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, और फिर हम कहते हैं हमारे संविधान में 250 अनुच्छेद कहां से लिए गए, 1935 के। तो वही थे तो क्यों लिए था, हमने कहा नहीं वैसा, फिर हमने सुधार किया। पहले कहा था औषधि शक्तियां किसके पास है, गवर्नर जनरल, हमने कहा नहीं, औषधि शक्तियां किसके पास होगी, केंद्र। किसके पास होगी। फिर हमने जो रियासतें थी उनको अधिक स्थान दिए, उनको भारत में मर्ज ही कर दिया, अलग से रहने नहीं दिया। अब पता चलता है किसी को, अब अपने राजस्थान के लोगों को फील आता है कि अपने कभी भारतीय अंग नहीं थे। ये तो मैं क्लास में जब बताता हूं तो भी कईयों को यूं बड़ा अजीब लगता है, सर ऐसे मत कहो सर, हम भारत के थे सर। फिर मैं उनको वापस कहता हूँ, बताओ फिर जनगण मन में अपना नाम तो नहीं आता। भाई वो अंग्रेजों वाले भारत में जनगण मन गाया गया, जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, सारे हैं। पंजाब, सिंध, द्राविड़, उत्कल, बंगा, महाराष्ट्र, गुजरात अपने नहीं है, क्योंकि अपने तो भारत में आते ही नहीं थे। भारत में नहीं आते हैं तो अपना गीत क्यों गाया जाएगा, वैसा अपना नाम ही नहीं लिया, तो अपना नाम भी उसके अंदर है। तो पर आज अपने को ये फील कभी भी आता, क्यों अब हम मर्जी हो। अब ये थोड़ी है कि राजा द्वारा इतने सदस्य बनाए जाएंगे, अब पता ही नहीं कौन राजा और कौन राजा। अब 5 लोकतंत्र है, हर 5 साल के अंदर राजा चुन के आएगा। यदि वो राजा लखन वाला होगा तो 5 साल बाद वापस चुन देंगे, बेलखना होगा तो हम 5 साल बाद हटा देंगे। हर 5 साल बाद उस राजा को आना पड़ेगा, यहां तक हाथ जोड़ जोड़ के करना पड़ेगा वोट, है ना, मतलब दंडवत प्रणाम करने पड़ेंगे। लोकतंत्र का मतलब यही है, जनता का शासन का मतलब यही तो है। धीरे धीरे लोकतंत्र और मैच्योर होगा, और लोकतंत्र और मैच्योर होगा तब हम कहेंगे कि यदि हमने गलती से किसी आदमी को चुन लिया और चुनने के बाद हमें पता चला खराब है, और इसको 5 साल थोड़ी झेलना है, हम 1 साल बाद हटा देंगे। राइट टू रिकॉल क्या लेके आएंगे हम। यदि किसी गलत आदमी को चुन लिया गया, गलती हो गई, तो क्या गलती सुधारने का अधिकार नहीं है, क्या 5 साल तक उस बेलखने को झेलना पड़ेगा, नहीं। हम 5 साल तक उसको नहीं झेलेंगे, 5 साल से पहले पहले उसको बुलाए। धीरे धीरे लोकतंत्र और मजबूत होगा। अभी अभी कानून यह है कि कानून कौन बनाएगा, तो हम कहते हैं हम कुछ लोगों को वोट देंगे, वो लोग जाके संसद में बैठेंगे और वो लोग हमारे लिए क्या बनाएंगे, कानून। धीरे धीरे लोकतंत्र मैच्योर होगा, सारी जनता पढ़ लिख जाएगी। देश में कोई भी कानून बनेगा, एक एक आदमी से पूछा जाएगा बनाएंगे कि नहीं बनाए। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, वो जो देश उनमें यही है, बाकायदा आपके घर पे कागज आता है, साहब ये एक्ट पारित हो रहा है, यस और नो। आप कहते हो नो, नहीं मेरे को पसंद नहीं है, नहीं बनना चाहिए। फाइनल देखा जाता, ज्यादा परसेंट यदि लोगों के पक्ष में तो बना दो, लोगों के पक्ष में नहीं है तो मत बनाओ। पर ये धीरे धीरे लोकतंत्र की मेच्योरिटी पे होगा, क्योंकि अभी अपने से पूछ ले कि बनाओ कि नहीं बनाओ, तो अपने में जो बीजेपी के समर्थक अपने कहते हैं मोदी जी ने कहा तो बनाओ, और मोदी जी ने कहा तो मत बनाओ। कांग्रेस के समर्थक होंगे, वो कहेंगे मोदी जी ने कहा था तो पक्का ही मत बनाओ। यही होगा। तो अभी हम करेंगे, अभी हमारे में मेच्योरिटी नहीं है, अभी भी हमारा लोकतंत्र किसी एक आदमी के पीछे वोट दे देता है ना, किसी एक चीज के पीछे वोट दे देता है। धीरे धीरे लोकतंत्र मैच्योर होगा, वो ढंग के सवाल पूछेगा, ढंग की बातें करेगा, और खूब सारी चीजें आएगी। पर अभी तक भी सुधार में, ये नहीं कि भाई आज जिस स्थिति में आगे सुधार नहीं, ये भी सुधार है।
हम किसी एक व्यक्ति की, एक विचारधारा की बात करें, ये भी स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। पहले तो ये भी नहीं था ना। तो राजतंत्र से लोकतंत्र में ये सुधार है, धीरे धीरे और सुधार आएंगे। अभी भी कम से कम हम सोचते तो हैं, इस आदमी ने ये काम किया इसलिए हम इसको वोट देंगे, इस आदमी ने काम नहीं किया तो वोट ही नहीं देंगे। तो वो काम हमें पसंद या ना पसंद तो है, या तो वो काम हमें पसंद है या वो काम हमें पसंद ही नहीं। हमारे पर किसी बात का दबाव तो धीरे धीरे और मेच्योर होंगे, उसमें हम कहेंगे एक आदमी क्यों, हमसे खुद से पूछो। यदि हमारे कोई पसंद है तब तो ठीक है, नहीं पसंद है तो ठीक है, धीरे धीरे और मेच्योरिटी आएगी। तब तक लोकतंत्र इसी प्रकार चलेगा। तो हम कहते हैं हमने 35 वाला एक्ट लिया तो था। आपसे कभी कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि जब 35 के एक्ट में इतनी कमियां हैं तो फिर लिया ही क्यों, तो हम आप कहना कि सर हमने लिया 35 का एक्ट इसलिए लिया क्योंकि अंग्रेजों की बनी बनाई। भाई एक बार ये भी तो सवाल उठता है ना कि हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। भारत का संविधान उधार का थैला है कि इधर से कुछ ले लो, इधर से कुछ ले लो, इधर से कुछ ले लो। तो हमने नया क्यों नहीं बनाया, हमारा बना लेते। तो हम कहते साहब कई बार आदमी को कोई काम करने के लिए खुद ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं होती, दूसरों की ठोकरों को देख के भी सीखता है। यदि किसी बंदे को हमने देख लिया कि ये काम इस प्रकार से होता है तो उसके देखा देखी कर लो। जरूरी है क्या नए तरीके से करो, कि सारे लोग ऐसे खाना खाते हैं, हमने देखा हमने भी ऐसे खाना खा लिया, सारे इस प्रकार खा रहे हैं, व्यवस्था सही है, हमने कहा नहीं हम इस प्रकार से खाएं, है ना। तो कई दिन तो इसको लगाने लगा था, कैसे हाथ आ सकता है, नहीं वैसा अभी तक फालतू का दिमाग हमने लगाया, सारी दुनिया से खाना खा रही, हम भी खा लेंगे। यदि इंग्लैंड वाली व्यवस्था पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी तो हम भी कर लेंगे। पर इंग्लैंड वाली व्यवस्था अंग्रेजों ने जब बनाई तो अपने देश के अनुसार बनाई, हमने हमारे देश के अनुसार चेंज कर लिया। अंग्रेजों ने कहा कि खाना तो ऐसे ही खाएंगे पर हम कांटे छुरी से खाएंगे, उनकी व्यवस्था ये थी। हमने कहा नहीं वैसा, बिना हाथ से जब तक ऐसे नहीं करो मजा आता, हमने हमारे मजे के अनुसार बनाया वैसा। तो हमने हमारे संविधान में चेंज किए, हमारे देश काल परिस्थितियों के अनुसार चेंज किए। और हमने संविधान में यह भी छोड़ा कि 47 में बनाने बैठे तो देखो कितने इंटेलिजेंट लोग थे वो, जब वो 47 में बनाने बैठे तब उन्होंने कहा आज हम बना रहे हैं, कल को अगली पीढ़ी को ये पसंद आए नहीं आए तुम चेंज कर लेना। संशोधन का अधिकार है, किसका अधिकार है, आने वाली पीढ़ी में बाद में लगे कि यार 47 में जो बात 47 में सही थी जरूरी है कि आज भी सही हो, और जो बात 47 में नहीं थी हो सकता आज वो हो। तो उन्होंने कहा तुम चेंज करना, हमने 100 चेंज कर लिए। कितने कर लिए, कर रहे हैं हर बार। हमें लगता है फिर 47 में कोई चीज थी नहीं, अब नहीं आ गई भाई, 47 में टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो साहब आपका आईटी एक्ट चेंज करो। तब आईटी नहीं थी तो एक्ट किस बात का, अब आईटी है एक्ट भी है। तब कोई सूचना का अधिकार जैसी बातें होती नहीं थी, अब होती है तो चेंज करो। तब दूसरे प्रकार के कोई भी जो उस समय नहीं थी अब लेके जाएंगे, तब थी अब यदि रिलेवेंस नहीं है तो उसको मिटा देंगे, तब थी उसका रिलेवेंस थोड़ा है तो थोड़ा चेंज कर देंगे, थोड़ा उसको पड़ा रहने देंगे। तो वो इंटेलिजेंट लोग थे, वो हमारे पे छोड़ के गए कि आने वाली पीढ़ी हमसे ज्यादा मजबूत होगी, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, नए तरीके से सोचेगी, वो अपना काम करे अपने हिसाब से देखे। ये ठीक है अपने घर के परिवार के जैसा है कि परिवार में दादाजी के टाइम में अलग प्रकार की चीजें, उनका घर बनाने का स्टाइल अलग, अपना घर बनाने का स्टाइल अलग, ये अपने पे छोड़ा गया। अभी भी गांव में कहते हैं भाई रे अब ये न्यारा हो रहा है, अपना घर बनाएगा तू तेरे हिसाब से बना, हमने बनाया उस हिसाब से बनाने की कोई आवश्यकता। पहले गाँव के अंदर घर बनाते सीधे सीधे कमरे बनाते एक लाइन के अंदर, 5-7 एक कमरे एक लाइन के अंदर बना दिए, रेडी रह जाओ जिस जिसको जिसमें रहना है। अब हमने कहा नहीं वैसा, अब हम ऐसे बनाएंगे, या यहाँ होगा ये होगा, ये का ये अपना संविधान है। तो कोई पूछे भाई 35 का एक्ट में जब इतनी कमियां हैं तो तुमने लिया ही क्यों 35 का एक्ट, तो आप कहना कि हाँ सर उसमें कमियां थी और उसकी कमियों को हमने दूर कर लिया और हमारी परिस्थितियों के अनुसार कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी कंडीशन के अनुसार बनाया था, लेकिन हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें चेंज किए, चेंज करने की संभावना छोड़ी, समय समय पर और चेंज किए। अब जो संविधान है वो 35 का एक्ट नहीं है, वो भारतीय संविधान है, उसमें भारतीय परिस्थितियां हैं, उसमें भारतीय भावनाएं हैं, उसमें भारतीय संवेदनाएं हैं, हम किस प्रकार के लोग हैं वो सब इसके अंदर किया गया। बोले बड़ी बात है। अब 35 में एक्ट लेके, अब एक्ट में कहा गया कि भाई चुनाव करवाओ, तो 37 में चुनाव करवाओगे तभी तो मंत्री बनेंगे। प्रांत थे 11, कितने प्रांत थे, 11 प्रांतों में से 11 प्रांतों में चुनाव करवाया गया। 8 प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, एक तो इनकी नहीं बनी थी आपके बंगाल, कहां पर नहीं बनी, बंगाल। एक इनकी नहीं बनी पंजाब, कहां पर नहीं बनी, पंजाब। एक इनकी नहीं बनी सिंध। अब सवाल दूसरा सवाल है भाई यहां 3 जगह कांग्रेस की क्यों नहीं बनी, बाकी जगह तो कांग्रेस की बन गई, क्योंकि यहां पे मुसलमान ज्यादा थे। कौन ज्यादा थे, इसका मतलब मुसलमान कांग्रेस को वोट है। अब इसका मतलब फिर मुसलमान किसको वोट देते हैं, किसको देते हैं, मुस्लिम। तो मुस्लिम लीग की एक भी प्रांत में सरकार नहीं बनी,
अब उस बात को याद करो, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, तो मैंने बताया था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग को जरूरत से अधिक महत्व दिया जा रहा है, बताया था। तो देख लो साहब, 1916 में जब उनको कह रहे थे कि मुस्लिम लीग जो है वो सब कुछ है, 37 तक मुस्लिम लीग की कोई औकात नहीं कि मुस्लिम लीग को मुसलमान भी वोट देते। अब कांग्रेस को भी मुसलमान वोट नहीं दे रहे, मुस्लिम लीग को भी मुसलमान वोट नहीं दे रहे, तो मुसलमान किसको वोट दे रहे हैं? तो यहाँ पे रीजनल पार्टी जो मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं। जैसे बंगाल में एक पार्टी थी, बंगाल किसान पार्टी, क्या नाम था? तो मुसलमानों ने वोट किसको दे दिया? बंगाल किसान पार्टी। पंजाब में एक पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, क्या नाम था? तो मुसलमानों ने वोट किसको दे दिए? यूनियनिस्ट। सिंध में छोटी छोटी 3-4 पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर अलायंस गवर्नमेंट बना ली, गठबंधन सरकार। कैसे बनाई? अपना एक प्रांत यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत बोलते, क्या बोलते? संयुक्त। यहां पे दो पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। किस किसने मिलकर चुनाव लड़ा? कांग्रेस और मिलकर चुनाव लड़ना समझते हो ना? मिलकर चुनाव लड़ने का मतलब है, मान लो यूपी में सीट है 100, कितनी सीट है? 100। तो 70 पे कह दिया कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 30 पे कह दिया चुनाव लड़ेगी मुस्लिम लीग। इसका मतलब क्या हुआ? 70 सीट पे मुस्लिम लीग जाके मुसलमानों को कहेगी मुसलमानों कांग्रेस को वोट दो, और 30 सीट पे कांग्रेस जाके हिंदुओं को कहेगी हिंदुओं किसको वोट दो? मुस्लिम। यही है, हमारे वोट हम तुम्हें दिलवा देंगे, तुम्हारे वोट है हम तुम्हें। तो कितनी सीटें, कौन से प्रांत में किस किसने मिलकर चुनाव लड़ा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। पहले गठबंधन, चुनाव से पहले गठबंधन बनाया, मिलकर चुनाव लड़ा। अब 100, मान लो 100 सीट है, तो कितनी सीट आने पे गवर्नमेंट बन जाएगी? 51। कितने आने पे? 51। अब भाई मुस्लिम लीग 30 में से 30 सारी जीत गई, कांग्रेस भी अपने 70 में से जीत गई 55। कितनी जीत गई? सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? कितनी चाहिए? 51। कांग्रेस के पास कितनी? तो कांग्रेस ने सरकार बना ली। तो मुस्लिम लीग ने कहा हमने मिलकर चुनाव लड़ा था, हमने मुसलमानों को वोट दिया। कांग्रेस ने कहा क्या है? तो कांग्रेस धोखा दे गई वैसा। मुस्लिम लीग इसके बाद इतनी नाराज हुई, इतनी नाराज, उनका यार ये क्या तरीका है, यूं धक्को देन भर काट एकदम वैसे करती है हमारे। तो मुस्लिम लीग क्लेम करती है, ब्लेम करती है कांग्रेस को, मुस्लिम लीग आरोप लगाती है कि जहां जहां पे कांग्रेस है वहां मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, जहां जहां पर कांग्रेस है वहां मुसलमानों पर। भाई अब मुस्लिम लीग कांग्रेस से नाराज हो गई, तो उसने कहा 8 प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यहां पर मुसलमानों की दुर्गति है। भाई साहब, मुसलमानों पर क्या होते हैं? अत्याचार। कौन आरोप लगा रही? क्या आरोप लगा रही? मुस्लिम अत्याचार कहां पे? जहां जहां कांग्रेस की सरकार। मगर बेचारी कांग्रेस की हालत देखो, आजादी से पहले उस पर आरोप था कि जहां जहां पर कांग्रेस है वहां वहां पर मुसलमानों पर अत्याचार। अब कांग्रेस पर आरोप है कि जहां जहां पर कांग्रेस है वहां मुसलमानों का क्या लेती है? पक्ष। हालात बदल गए। शरीफ समिति तथा पीरपुर समिति गठन किसने किया था? मुस्लिम लीग। क्यों किया? यह पता लगाने के लिए कि कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं या नहीं। और समिति ने रिपोर्ट दी कि हाँ भाई साहब, जहां जहां कांग्रेस है मुसलमानों पर क्या हो रहे हैं? अब कांग्रेस करिए, हाँ करेंगे, हम तो अत्याचार करेंगे, जो करना है वो करेंगे। कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट चला रही है। 37, 38, 39, 2 साल हो गए कांग्रेस गवर्नमेंट चला। 39 में शुरू हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या शुरू हो गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, अंग्रेजों ने कहा यस सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने चलेंगे। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी को भेज दिया गया जर्मनी लड़ने के लिए। कहां भेज दिया? सेकंड वर्ल्ड जर्मनी से चल रहा था, जर्मनी या जहां जहां अंग्रेज लड़ रहे हैं वहां वहां लड़ने के लिए भेज दिया। तो जब इंडियन आर्मी को अंग्रेजों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड किया, तो कांग्रेस ने पूछा कि भाई साहब किससे पूछ के? इंडियंस, भाई वर्ल्ड वॉर है जर्मनी और इंग्लैंड के बीच का, हमारा क्या लेना देना? हम क्यों लड़े? और किससे पूछ के तुमने वहां पर भेजा? अंग्रेजों का ये रिपीट करना, लास्ट लाइन क्या बोली? किसको पूछ के पूछा? अंग्रेजों का पूछना किसे था? कांग्रेस ने कहा हमसे। तुमसे क्या पूछना है? कांग्रेस ने कहा गवर्नमेंट है, 11 में से 8 राज्यों में हमारी क्या है? गवर्नमेंट। जनता ने वोट दिए, इसलिए जनता की इच्छा हमारी इच्छा है, इसलिए हमसे पूछो। अंग्रेजों ने कहा अच्छा, काल मरी आज भूतनी होगी। अरे कल तो मरी थी और आज, या गांव में कहते हैं कि काल की भूतनी मसाणम आद, कि कल भूतनी बनी थी, अब करिए शमशान घाट में आधा हिस्सा मुझे दो। नहीं भाई साहब, ये काल की भूतनी मसाणा में आद। मसाण मतलब आध मतलब आधा। काल की भूतनी मतलब कल जो क्या बनी थी? भूतनी। वो क्या मांग रही है? शमशान घाट में आधा हिस्सा। नहीं वैसा, वैसे नहीं। और कांग्रेस ने कहा कि यदि जब हमसे पूछना ही नहीं है तो हम सरकार में क्यों बैठे? जब आपको पूछना नहीं तो ये ढोंग, ये ढकोसला क्यों? और कांग्रेस सरकार भी चलाएगी नहीं। और 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस की सारी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफे दे दिए।
हम रिजाइन करते हैं, यदि अंग्रेज हमसे बिना पूछे कोई काम करते हैं, इसका मतलब कोई लोकतंत्र का कोई मतलब तो है। भाई जनता ने वोट दिए कांग्रेस को, यदि अंग्रेज को डिसीजन लेते हैं तो हमारी सरकार से पूछो, सरकार से बिना पूछे, सरकार का पूछने का मतलब जनता से पूछो, और जनता से नहीं पूछ रहे, बिना जनता से पूछे भेज रहे हो, फिर सरकार का भी कोई मतलब है